तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो तक मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर डिस्कशन किया था मैंने कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट। तो वो पहले पार्ट में वीडियो रिकॉर्ड है, उसके अंदर 13 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये आप अगर इस वीडियो को आपने देख लिया पूरे सीरीज को, 100% आप पास आउट हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है 100% फॉर श्योर होगा अगर आप ये देख के जाते हैं। तो आगे मैं आज 14 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा 10 to 11 क्वेश्चन फिर से डिस्कस की जाए, क्योंकि देखिए 200 क्वेश्चन है हमारे पास इंटरव्यू के, और ये जनरल स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं एडनॉक स्टैंडर्ड लेके आऊँगा, अरामको स्टैंडर्ड लेकर के आऊँगा, केओसी स्टैंडर्ड लेकर के आऊँगा। तो काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट टर्म के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, जैसे एब्रीविएशन में क्या क्या चीज़ें होती है जो सेफ्टी प्रोफेशनल होने के नाते आपको जानना चाहिए। एब्रीविएशन क्या है, जैसे कि टीबीटी तो आप जानते ही होंगे, और भी कैश नंबर क्या है केमिकल के अंदर, जैसे कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर है, तो वो केमिकल की वीडियो जब बनाऊंगा उसमें बताया जाएगा। फिर कन्फाइंड स्पेस की वीडियो है, वर्क एट हाइट की है, फर्स्ट एड मैंने बना दिया है, स्नेक बाइट मैंने बना दिया है। आप नए हैं चैनल पे, चैनल को अगर अच्छा लगता है आपको ये चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है 14 नंबर है, हु इज कॉम्पिटेंट पर्सन। ये पूछ रहा है कॉम्पिटेंट पर्सन का क्या मतलब होता है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए कॉम्पिटेंट पर्सन उसको कहते हैं जिसको हो नॉलेज, एक्सपीरियंस। बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है जो आप याद रखिए, स्केट। स्केट को याद रखिए, क्या है स्केट। स्केट का मतलब होता है स्किल्स होगा उस पर्सन के पास, नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा और ट्रेनिंग होगा और कंपनी ऑथराइजेशन होगा। तो ये चीजें अगर किसी के पास है तो आदमी को कह सकते हैं कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ऑथराइजेशन होता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। मैं देखिए जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, उसके लिए वीडियो नहीं बनाया मैंने, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। वीडियो बनाने का जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अपने लैंग्वेज में, ताकि आपको ये फिट हो जाए माइंड के अंदर, आप समझ जाएं। मुझे आपको रटाना नहीं है, इसको इसको याद नहीं कराना, इसको समझना है आपने। एक बार आपने समझ लिया, आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो में पढ़ के बताने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं हर क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्या आंसर देना है आपको। तो आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज पीएल, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। देखिए ये क्या होता है, साइड के ऊपर हर जो गैस है या फिर जो भी एक केमिकल है उसका एक लिमिट होता है। लिमिट इंटरनेशनल नहीं है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो है यही इसका डिमेरिट है, इसमें इंटरनेशनल गाइडलाइन नहीं है। हर जगह पर हर कंट्री के अंदर अलग अलग लिमिट है, हर जो है बॉडी के अंदर अलग अलग है। नायोश एक बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, वहाँ अलग है। ओशा एक बॉडी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस का है, नायोश भी यूएस का है। तो ओशा के अंदर अलग गाइडलाइन है। अगर आप जाएंगे यूके एचएससी वेबसाइट के अंदर हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, वहाँ पर अलग गाइडलाइन है। तो अलग अलग गाइडलाइन आपको मिलेंगे अलग अलग बॉडीज के अंदर। अब देखिए कंट्रीज जो है वो हर कंट्री अलग अलग बॉडी को फॉलो करती है। जैसे सऊदी अरब में आपको ओशा चलता है ना। दुबई के अंदर उनका अपना औशाद है, उनका अपना खुद का स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया हुआ है। सऊदी अरामको में सऊदी अरामको है, वो भी बेस्ड है ओशा के ऊपर ही। यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ आपको एचएससी वेबसाइट, एचएससी का रूल चलेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव वेबसाइट का गाइडलाइन रहेगा, या फिर आईएलओ का हो सकता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आईएसओ का गाइडलाइन फॉलो करते हैं वो लोग। तो परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट होता क्या, आपको समझना है कि ये एक लिमिट है, किसी भी गैस के साथ, केमिकल के साथ काम करने की लिमिट है, जो कि 8 घंटे में आप कर सकते हैं। और आपको 8 घंटा काम करना है तो कितना गैस होना चाहिए, तो आप 8 घंटे काम कर सकते हैं। तो उसको परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट भी कहते हैं, इसको टाइम वेटेज एवरेज भी कहते हैं। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल पीपीएम में दिया हुआ है, मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन मीटर क्यूब हो गया तो गैस वगैरह क्यूब में हो जाएगी। और जैसे कि आपका पीपीएम में भी होती है, जैसे कि H2S गैस है, कुछ परसेंटेज में भी होती है आपका, जैसे ऑक्सीजन वगैरह है तो परसेंटेज में होना चाहिए। तो और आपका एलईएल है वो भी आपका परसेंटेज में होता है, लोअर एक्सप्लोसिव आपका लिमिट है कुछ तो गैसेस का, तो वो होता है परसेंटेज में। इसके अलावा पीपीएम में जैसे H2S गैस आ जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो लेस देन 10 पीपीएम में आप काम कर सकते हैं, 8 घंटे के लिए सेफ है ये। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो फिर आप 8 घंटे के लिए काम नहीं करेंगे, 15 मिनट के लिए काम करेंगे। उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। तो वो होता है, ये है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट। तो यहाँ पर 8 घंटे आप काम कर सकते हैं अगर 10 पीपीएम के आसपास है, उससे कम है तो। इससे ज्यादा अगर है तो आप फिर 15 मिनट काम कर पाएंगे, और 15 मिनट काम करने के बाद फिर आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, और आप पूरे दिन में 4 बार ही काम कर सकते हैं 15-15 मिनट करके।
तो ये एक सिस्टम होता है, इसको कहते हैं परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। आपने समझ लिया, आप इसी तरह से बहुत अच्छा आप बताएंगे इंटरव्यूअर को, ठीक है। अब व्हाट इज द टाइम वेटेज एवरेज फॉर लॉन्ग एक्सपोजर लिमिट, जो मैंने कहा आपको वही चीजें हैं ये। एवरेज एक्सपोजर ऑन द बेसिस ऑफ 8 आवर्स पर डे। देखिए 8 घंटा काम करने के लिए 10 ppm अलाउड है, तो 8 घंटा डेली काम करते हैं, इंटरनेशनल रूल है। 5 डेज वर्किंग होता है वीकली, तो 40 आवर्स हो गया। 8 इंटू 4 करेंगे, 8 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो आपका 40 घंटे आप काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया गया है 10 ppm इन केस ऑफ एस्टुअस। व्हाट इज STL, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। तो यहाँ पर है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट। देखिए मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट आप काम कर सकते हैं, और कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 4 टाइम्स पर डे। तो एक दिन में 4 बार से ज्यादा 15-15 मिनट काम आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे अब H2S गैस है, ज्यादा है, 10 ppm से ज्यादा है, 15 ppm है, तो ये ज्यादा हो गई, टाइम वेटेज एवरेज से ज्यादा हो गई फॉर लॉन्ग एक्सपोजर लिमिट के, यानी कि ये 10 ppm से ज्यादा है तो आप 8 घंटे काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर ज्यादा है तो आपको शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट यहाँ पर काम करना हो, यानी 15 मिनट। तो 15 मिनट भी काम कर सकते हैं, तो आप 15 मिनट काम करके फिर आपको बाहर आना पड़ेगा, फिर आपको ब्रेक लेना होगा 1 घंटे का, फिर 15 मिनट काम करेंगे। तो ऐसे करके 4 बार आप 15 मिनट काम कर सकते हैं, मतलब टोटल 1 घंटा। और 1 घंटा काम टोटल एक साथ नहीं कर सकते हैं, 15 मिनट काम करने के बाद 1 घंटे का ब्रेक। तो 4 आप 1 घंटा काम करेंगे, 4 घंटा ब्रेक लेंगे, हर 15 मिनट के बाद 1 घंटा ब्रेक। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं 4 टाइम्स अ डे, एंड दिन में 5, मतलब हफ्ते में 5 बार आप कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। तो ये हर गैस का अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे H2S का 10 ppm है, और 15 ppm जो दिया गया है शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। तो इसी तरह से अलग होगा आपका, मान लो आप क्लोरीन का है तो अलग होगा, इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड का अलग होगा। आपको चेक करना पड़ेगा किस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, वहां के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा वहां क्या लिमिट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अगर आप इसमें काम करते हैं क्लोरीन के साथ, तो 1 ppm है, 1 ppm में आप 8 घंटा काम कर सकते हैं इंडिया के अंदर। 1 ppm रूल है एज पर द इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 एंड BOCW एक्ट में लिखा हुआ है। 1 घंटे के लिए 1 ppm चलेगा, लेकिन 1 ppm ज्यादा है तो आप 8 घंटा काम नहीं करेंगे, फिर 15 मिनट काम करेंगे। तो इस तरह का रहता है। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है सब केमिकल से रिलेटेड है। तो TLV क्या होता है? TLV एक होता है कि यहाँ पर which is believed a worker can be exposed day after day for a working lifetime without any adverse health effect। क्या कह रहा है कि थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब एक लिमिट होता है किसी भी चीज का। जैसे कि आप मान लो कोई आदमी ड्रिंकिंग कर रहा है, तो एक पैक में 50 ml 60 ml तक होता है, तो मान लो लिमिट हो सकता है कि एक दिन में आप 2 पैक पी सकते हैं, तो वो लिमिट हो गया। उसी तरह से कोई केमिकल है, उसके साथ आप काम कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल था अल्कोहल का। मैं अल्कोहल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। अल्कोहल से आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, अल्कोहल से आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इसका कोई फायदा नहीं है। लोग सिर्फ मिथ है कि इससे बॉडी में हीट आता है, यूरोपियन कंट्री में इसको पिया जाता है उससे बेनिफिट होता है, ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं होता है। ये आप डॉक्टर से रिसर्च कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए थ्रेशोल्ड वैल्यू में क्या कह रहा है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू एक ऐसा लिमिट है जिसमें आप काम करेंगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 10 ppm H2S लेस देन 10 ppm, मतलब कि सेफ तो नहीं कह सकते। देखिए कोई भी इसको नहीं कह सकता कि सेफ है। ये जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट होता है, इसका क्या सबसे बड़ा डिमेरिट है, इसमें कोई ये चीज नहीं लिखी हुई है कि ये अगर 8 ppm है 10 ppm है तो ये सेफ है। सेफ तो नहीं है, लेकिन एक लिमिट है। तो उसी तरह थ्रेशोल्ड वैल्यू है किसी भी केमिकल का। थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर है कि भाई 5 ppm है, 2 ppm है, तो आप काम कर सकते हैं 8 आवर्स पर डे। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे तो आपको हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से तो आपको फिर इफेक्ट हो सकता है। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। TLV क्या होता है? देखिए व्हाट इज TLV सीलिंग। ये कह रहा है कि एक्सपोजर होता है दैट शुड नॉट बी एक्सीड एनी टाइम 10 ppm। जैसे कि हम बता रहा है कि 10 ppm में एक लिमिट है 8 आवर्स के लिए, तो वो TLV भी है। अगर 10 ppm से ऊपर कभी भी जाना नहीं चाहिए H2S। आप अगर वो चला गया तो क्या है, एक सीलिंग पॉइंट भी है वो, है ना। तो वो कह रहा है कि एक सीलिंग पॉइंट भी, इसके ऊपर आपको जाना नहीं चाहिए। नायोश सीलिंग लिमिट शुड नॉट एक्सीडेड विदाउट प्रॉपर रेस्पिरेटर प्रोटेक्शन। मॉनिटर शुड बी सेट फॉर दिस concentration and design as the action level. The level is above the ceiling limit. Employee should leave the area don supplied air respirator protection. So breathing apparatus जो होता है वो पहनने के लिए कह रहा है। अगर ये ऊपर चला जाता है 10 ppm से ऊपर तो बिल्कुल पहनना। तो 10 ppm क्या है, मैक्सिमम लिमिट है, सेफ लिमिट है। तो इसको कहते हैं सीलिंग लिमिट, TLV सीलिंग। इसके ऊपर चला गया तो वो नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए, आपको रेस्पिरेटरी पहन के वहां से जो है निकलना है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको यहाँ पर कि LEL लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या होता है। देखिए लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोसिव लिमिट होते हैं कुछ गैसेस के, जैसे कि मीथेन गैस है तो 4.5 के आसपास,
इसका एक लिमिट होगा और मैक्सिमम लिमिट क्या होगा, वो 17% के आसपास होगा। तो बिटवीन अगर रहेगा तो ये फ्लेमेबल रहेगा। अगर ये लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, जैसे हर केमिकल का अलग अलग होता है, 4-5 के आसपास है मीथेन का, तो आप अगर चेक करेंगे तो किसी भी केमिकल का आपको लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट अगर है, मान लेते हैं कि वो 5% है या 5 ppm है, तो 5% टू 10% अगर ऐसा है तो 10% क्या होगा, ये अपर एक्सप्लोसिव लिमिट हो गया, ये वाला हो गया लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। बिटवीन में अगर ये गैस आपको है तो ये फ्लेमेबल होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। अगर ये 5 से नीचे है, 10 से ज्यादा है, तो ये नहीं जलेगा। इसी को कहते हैं लोअर कंसंट्रेशन ऑफ गैस वेपर इन द एयर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लैश और फायर इन द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। तो ये लोअर कंसंट्रेशन हो गया, 5 से नीचे नहीं जलेगा, 10 से ऊपर नहीं जलेगा। अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ गैस वेपर इन द एयर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लैश और फायर इन प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। तो इससे ज्यादा है तो नहीं जलेगा, इससे कम है तो नहीं, बिटवीन में अगर है तो ये जल जाएगा। इसी को कहते हैं लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपको ऑयल एंड गैस की कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पूछा जाएगा। अच्छा, फ्लैश पॉइंट क्या है? फ्लैश पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर रिलीज करता है और उसके बाद क्या होता है कि वो रेडी हो जाता है फायर के लिए। फिर फायर पॉइंट अलग होता है, फायर पॉइंट पे वो जलने लगता है। तो ये लोएस्ट टेम्परेचर है, द फ्यूल प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट वेपर एंड इग्नाइटेबल मिक्सचर विद एयर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लैश ऑफ फायर एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इग्निशन सोर्स। तो इसमें रेडी हो जाता है फ्लैश पॉइंट में, वो जलता नहीं है लेकिन रेडी हो जाता है, वेपर वगैरह रिलीज कर देता है, मिक्सचर वगैरह बना लेता है। फ्लैश पॉइंट इज लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सफिशिएंट वेपर इज गिवन ऑफ टू द फ्लैश ignition ignite momentarily not continue to burn when source of ignition is applied। तो इसमें रेडी हो गया, अब क्या हुआ कि सोर्स ऑफ इग्निशन अगर आ गया तो ये जलने लगेगा वेपर। द फ्लैश पॉइंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल इज लोएस्ट टेम्परेचर एट which it can vaporize to form a ignitable mixture in air will ignite but not continuously burn। suppose that white phosphorus का एग्जांपल है, रूम टेम्परेचर पर क्या है, फ्लैश पॉइंट है उसका, वो अपना वेपर देने लगता है और फिर उसके बाद जलने भी लगता है, पूरी तरह से नहीं जलता है लेकिन हाँ वो इग्नाइट हो जाता है। तो फ्लैश पॉइंट है, फायर पॉइंट हो जाता है, फायर पॉइंट है, दोनों उसका रूम टेम्परेचर है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप व्हाइल वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं तो क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। देखिए कन्फाइंड स्पेस एक बहुत ही कम्प्लेक्स है। सबसे पहले तो उसमें एक टीम होती है, पूरी तरह से एक प्लान होता है कि भाई एंट्री करेंगे, क्या काम करना है, तो परमिट लेना पड़ता है। परमिट में पूरा चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट के अंदर सब चीज देखा जाता है कि ट्रेनिंग हो गई है, जो आदमी अंदर जाएगा उसको एंट्रेंट बोलते हैं, उसकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, जो बाहर खड़ा रहेगा उसको अटेंडेंट बोलते हैं, अटेंडेंट की ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, कितने लोग हैं सबकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, सेफ्टी ऑफिसर है कि नहीं, परमिट रिसीवर है कि नहीं, वर्क सुपरवाइजर है कि नहीं, कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइजर है कि नहीं, रेस्क्यूअर है कि नहीं। इसके बाद सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, जो कि रेस्क्यू की इक्विपमेंट है, स्काबा है, फर्स्ट एड है, स्ट्रेचर है, उसको पूरा एक वीडियो में स्पेसिफिक लेके आऊंगा कन्फाइंड स्पेस के ऊपर, तो बात करेंगे। तो ये सब चीज देखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, परमिट से पहले गैस टेस्ट होता है, ओपनिंग हो जाता है वेसल का या कोई भी कन्फाइंड स्पेस का, गैस टेस्ट करते हैं, ब्लोअर का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद फिर ट्राइपॉड लगा के सब सेफ दिखता है तो अंदर एंट्री करते हैं। उसके पहले आइसोलेशन वगैरह भी होता है, लोटो वगैरह भी लगता है। तो यहाँ पर अपॉइंट सुपरवाइजर कह रहा है कि सुपरवाइजर होना चाहिए। अरेंज कम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कैसे बुलाएंगे, गैस वगैरह लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी लाइन है, सबका आइसोलेशन, लोटो, सब में लॉकआउट टैग आउट का इंप्लीमेंटेशन, डिस्कनेक्शन होना पूरा चाहिए, है ना, इसके पहले एंट्री करने से पहले, अगर कन्फाइंड स्पेस में पाइप वगैरह कनेक्टेड है तो। अच्छा, परमिट टू वर्क सिस्टम है, परमिट लेंगे, परमिट लेने से पहले ही सारा काम हो जाएगा, तभी परमिट इशू होगा। और इसके पहले एक ज्वाइंट साइट इंस्पेक्शन होगा इश्यूअर के थ्रू। इश्यूअर जो आदमी होता है वो क्लाइंट की तरफ से आता है, रिसीवर जो आदमी होता है वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से रहता है। अब क्लाइंट का काम कॉन्ट्रैक्टर को करना है तो कॉन्ट्रैक्टर मांगता है परमिट क्लाइंट से कि लाइए परमिट दीजिए, काम करेंगे। तो क्लाइंट का आदमी आता है चेक करने के लिए, वो पूरा चेक करता है, उसके बाद परमिट देता है, उसको इश्यूअर बोलते हैं। तो इश्यूअर आएगा, परमिट देने से पहले ज्वाइंट साइट इंस्पेक्शन करेगा, बोलेगा चलिए देखते हैं, सुपरवाइजर को लेगा, वर्क सुपरवाइजर को लेगा, एंट्री सुपरवाइजर को लेगा, सेफ्टी ऑफिसर, रिसीवर सबको लेगा। किसके सेफ्टी ऑफिसर रिसीवर को लेगा, कॉन्ट्रैक्टर के। अब वो जाएगा साइट पे जहां एंट्री होनी, वहां जाके चेक करेगा, सब ठीक लगेगा उसको, सारा अरेंजमेंट पूरा लगेगा, तभी वो परमिट इशू करेगा। उसके बाद परमिट में लिखा रहेगा कि कितना टाइम है, कितनी देर के लिए परमिट है, गैस टेस्ट कितने कितने देर में करना है, ये सब लिखा रहेगा, सेफ्टी ऑफिसर को करना रहेगा। तो ये होता है लिमिट द वर्किंग टाइम, चेक द साइज ऑफ एंट्रेंस वगैरह देखेगा प्रॉपर है कि नहीं, गैस टेस्ट लिखेगा, करेगा। और क्लीन बिफोर एंट्री वगैरह, प्रोविजन ऑफ वेंटिलेशन देखेगा है कि नहीं, ना तो फोर्स वेंटिलेशन लिखेगा। रेस्क्यू इक्विपमेंट ये सब होना चाहिए, है ना। प्रोवाइड स्पेशल टूल्स, लाइटिंग, 24 वोल्ट का लाइटिंग होता है जो कि एक्सप्लोजन प्रूफ होता है, वो कन्फाइंड स्पेस में इस्तेमाल होता है, तो वही होना चाहिए। ब्रीथिंग एपरेटस, एस्काबा वगैरह, प्रिवेलिंग विंड वगैरह का डायरेक्शन देख लेगा, S2S अलार्म,
सबके पास टॉक्सिक क्लिप है कि नहीं, अपना पर्सनल मॉनिटर, फर्स्ट एड किट है कि नहीं, गैस टेस्ट भी होगा मल्टीपर्पज से, कंटिन्यूस चलता रहेगा, तो वो सब चीज़ें होती हैं। सेफ पॉइंट बना देगा असेंबली एरिया की, अगर हाँ इसमें कुछ होता है गैस लीक तो आप लोग निकल के कहाँ जाएंगे, क्रॉस विंड अप विंड जाएंगे। सपोज दैट ये आपका टाइन एरिया हो गया, यहाँ से पाइपलाइन का कनेक्शन है, यहाँ पूरा पाइपलाइन जा रहा है, ये आपका वेल एरिया है, वेल हेड है, पाइपलाइन आया यहाँ टाइन में है, दूसरा वेल हेड, यहाँ से एक पाइपलाइन आया, यहाँ से एक पाइपलाइन, अब यहाँ से एक मोटा पाइपलाइन कहाँ जाएगा, प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे काम वाम हो रहा है, अगर मान लो तो गैस लीक हो सकता है, ज्वाइंट होता है, फ्लेंजेस होते हैं बहुत सारे, तो गैस लीक होगा तो आपको कहाँ जाना है, अब ये मैदान है पूरा, आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो देखिए आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले क्रॉस विंड जाना है, मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं आप, इधर यहाँ पे कर रहे हैं, हवा इधर से आ रही है, इधर से हवा इधर की तरफ आ रही है, तो जो गैस निकलेगा वो कहाँ आएगा, इधर आएगा। और यहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो आपको गैस लग सकती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पीछे नहीं जाना है, सबसे पहले आपको इसको कैसे करना है, जैसे गैस इधर से मान लो आ रही है तो आप क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, इधर के उसके पीछे जाएंगे, सबसे पहले इधर क्रॉस नहीं करेंगे, पहले बैक जाएंगे आप। बैक जाने के बाद जब यहाँ पहुंच जाएंगे इस सोर्स से पीछे, कि हवा तो इधर से आ रही है तो गैस इधर आ रहा है, अब यहां से आप लेंगे क्रॉस विंड, तो क्या है, अप विंड पहले जाएंगे फिर क्रॉस विंड करेंगे, ये ध्यान रखना है। आप यहाँ काम कर रहे हैं तो भी आपको पहले अप विंड जाना है, फिर यहाँ से जाके क्रॉस विंड हो जाना है, फिर यहाँ से सेफ्टी से असेंबली एरिया में चले जाना है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ता है।